नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है एसबीएन एजुकेशन क्लासेस। तो बने रहिए एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के साथ। तो हमने महाराणा कुंभा के बारे में बात की। कुंभा के बारे में, मेवाड़ के इतिहास में हमने कुंभा के जीवन के बारे में पढ़ा और कुंभा के प्रमुख जो युद्ध किए उन युद्धों के बारे में पढ़ा। तो हम आज पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है, सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। हमने पहले देखी कुंभा का शासनकाल देखा था, जैसे 1433 से 1468 तक। उसके बाद उनका संरक्षण देखा था कि रणमल राठौर उनका संरक्षक था। फिर किस प्रकार से रणमल की हत्या होती है और किस प्रकार से दोनों के मध्य जोधा है वो भाग जाता है और जो चुंडा है वो चुंडा अधिकार कर लेता है मारवाड़ पर। और फिर दोनों के मध्य संधि होती है, कुंभा और जोधा के मध्य आवड़ और बावड़ की संधि। हमने सारंगपुर युद्ध की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने चंपानेर संधि की बात की। तो अलग अलग प्रकार से हमने कुंभा के जो युद्ध थे उन युद्धों के बारे में बात की। और उसके बाद हम आज कुंभा की एक क्लास लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कुंभा की जो स्थापत्य कला है, कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, उन सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे। तो बने रहिए एसबीएन ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के साथ और पढ़ते। तो हम देखेंगे राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। आज हम देखेंगे राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या देखेंगे? सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम सबसे पहले एक नंबर पढ़ेंगे वो स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। राणा कुंभा की स्थापत्य कला क्या रही, किन किन का उन्होंने निर्माण करवाया। तो सबसे पहले देखेंगे स्थापत्य कला आया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। तो ध्यान हो गए, स्थापत्य कला का जनक राणा। दो हम नंबर बात करेंगे आगे। स्थापत्य कला में प्रमुख इन्होंने किसका निर्माण करवाया उनमें देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे क्या? विजय स्तंभ देखेंगे। क्या देखेंगे? विजय स्तंभ देखेंगे। तो विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ध्यान रखना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1437 ईस्वी में। कब करवाया? 1437 ईस्वी में। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध? सारंगपुर युद्ध। किसके साथ हुआ था? महमूद, ठीक है, मालवा का शासक था, उसके साथ युद्ध हुआ था, महमूद के साथ, जो सारंगपुर का युद्ध। उस युद्ध में 1437 में विजय प्राप्त की, राणा कुंभा की जीत हुई। इस जीत की खुशी में, जीत की उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण कर। तो देखेंगे विजय स्तंभ को अन्य किन नामों से जानते हैं। तो विजय स्तंभ को अन्य नामों से जानते हैं, ध्यान रखना। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। दूसरा ध्यान रखना, इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं। किस नाम से? विष्णु ध्वज। तीसरा याद रखना, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज। क्या नाम? गरुड़ ध्वज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इनको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर, यानी सर्वाधिक मूर्तियां हैं, मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल है। क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ध्यान रखना, विजय स्तंभ कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। कितनी? 157 सीढ़ियां हैं। तो ये सीढ़ियां हैं तो ऊंचाई भी पूछ सकता है। तो ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखना, 122 फीट। कितनी है?
122 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई आया तो चौड़ाई भी आएगा। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30 फीट। कितनी है? 30 फीट इसकी चौड़ाई है। बात करेंगे विजय स्तंभ है वो कितना मंजिला है। तो याद रखना विजय स्तंभ 9 मंजिला है। क्या है? 9 मंजिला इमारत है। ध्यान रखना विजय स्तंभ की जो 8वीं मंजिल है उस 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार की क्या नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। कौन सी मंजिल पर? 8वीं मंजिल पर। कौन सी मंजिल? 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं। ध्यान रखना 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। और जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में, अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। क्या लिखा है? 9 बार अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, ठीक है, परमात्मा, परमेश्वर। तो 9 बार अरबी भाषा में तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। आगे देखते हैं। देखो तो विजय स्तंभ के बारे में हम कर रहे थे बात। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ की और भी याद रखना कि विजय स्तंभ में एक प्रस्तुति लिखी है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। कौन सी प्रस्तुति? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। ये किसने लिखी? तो ये याद रखना किसने लिखी? ये लिखी थी अत्रि और महेश ने। किसने लिखी? अत्रि और महेश ने, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ये लिखने का काम किया है। तो ध्यान रखना विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण यानी दोबारा से इसका निर्माण किसने करवाया? दोबारा बनाने का काम किसका है? तो पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह। किसने? स्वरूप सिंह। यानी दोबारा से रूप देने का काम किसने किया? विजय स्तंभ को दोबारा से रूप किसने दिया? तो ध्यान रखना दोबारा से रूप किसने? स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह ने। याद हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, सर लिखे स्वरूप सिंह, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद की बात करें तो टोड ने इस विजय स्तंभ को किसकी संज्ञा दी? तो टोड की बात करें, कर्नल जेम्स टोड। किसकी बात करें? कर्नल सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ को किसकी संज्ञा दी? तो ध्यान रखना कुतुब मीनार की। किसकी? कुतुब मीनार। किसकी? कुतुब मीनार की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा? कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार किसने बनाया? तो ध्यान रखना कुतुब मीनार बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार। हो गई बात? हाँ। तो इसके बाद बात करें तो इसको कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार की संज्ञा दी। किसको? विजय स्तंभ को। एक और था इतिहासकार जिसका नाम था फर्ग्यूसन। क्या नाम था? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन ने इसको किसकी उपाधि दी? तो फर्ग्यूसन ने, याद रखना, रोम में एक टावर है जिसका नाम है टार्जन टावर। फर्ग्यूसन इतिहासकार है, इसने रोम में टावर का नाम है टार्जन टावर। इस टार्जन टावर की क्या दी? संज्ञा दी। यानी टार्जन टावर था, उस टार्जन टावर के समान किसको बताया है? विजय स्तंभ को किसके समान बताया? तो विजय स्तंभ को टार्जन टावर के समान बताया है। याद हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो राजस्थान में पहली इमारत भी कौन सी है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है? कौन सी इमारत है? तो ध्यान रखना राजस्थान की पहली इमारत यही है विजय स्तंभ। कौन सी? विजय स्तंभ जो पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या किया गया कि डाक टिकट जारी किया। सरकार ने क्या किया? डाक टिकट जारी किया। क्या? डाक टिकट जारी किया। किसने किया? सरकार ने किया। तो एक बात ये भी याद रख लेना कि विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? किसका प्रतीक चिन्ह है? प्रतीक चिन्ह यानी निशान, प्रतीक निशान किसका है? तो किसका? ध्यान रखना, 1 नंबर याद रखना, राजस्थान पुलिस। किसका है? राजस्थान पुलिस, जिसकी आप कर रहे हो तैयारी, वही पुलिस, ठीक है, राजस्थान
पुलिस, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह याद रखना क्या है? ये है क्या? विजय स्तंभ। दूसरा नंबर याद रखना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ध्यान रखना ये विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। तो एक आपको अथवा में और जानकारी मैं दे दूं थोड़ी नॉर्मल, कि विजय स्तंभ बनाया राणा कुंभा के काल में 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद। तो उसके समकक्ष ही एक और स्तंभ बना है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? जैन कीर्ति स्तंभ नाम है। ये भी कहाँ बना है? ये भी चित्तौड़ में बना है। कहाँ बना है? चित्तौड़ के किले के अंदर बना है, जो कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितना मंजिला? 7 मंजिला है। जो कब बनाया गया? तो ध्यान रखना 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में बनाया गया इसको। 12वीं शताब्दी में बनाया इसको। किसने बनाया? तो एक था जैन व्यापारी था। कौन था? जैन व्यापारी था। ज्ञान व्यापारी। क्या नाम था? तो ध्यान रखना जीजा शाह। क्या नाम था? जीजा शाह बघेरवाड़ इसका नाम था। जीजा शाह बघेरवाड़, जिसने क्या करवाया? जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाड़, जिन्होंने जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं सदी में 7 मंजिला इमारत था जिसका निर्माण करवाया। यह ध्यान रखना कि ये किसका मंदिर है? तो ध्यान रखना ये मंदिर किसका है? भगवान आदिनाथ का है। किसका है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन थे? तो ध्यान रखना आदिनाथ ऋषभ देव आदिनाथ एक ही है दोनों। ध्यान रखना कि ये जैन थे। जैनों के प्रथम जैन संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक थे। क्या थे? प्रथम प्रवर्तक। 24वें कौन थे? भगवान महावीर थे। 24वें कौन थे? तो 24वें भगवान महावीर थे। भगवान महावीर। और पहले कौन थे? पहले आदिनाथ या ऋषभ देव पहले थे। तो ध्यान रखना ये जैन कीर्ति स्तंभ है और वो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों। ये 12वीं शताब्दी में बनाया, 7 मंजिला है। वो बनाया गया 1437 में। ध्यान रखना 1437 में बनाया गया है। 9 मंजिला है, जिसकी 8वीं मंजिल पर कोई किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। और तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द क्या है? लिखा हुआ है। 122 फीट है, 30 फीट चौड़ा है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां है। ध्यान रह जाएगा? हाँ, ओके रह जाएगा। ठीक, आगे की बात करते हैं। हाँ, मार्कर में थोड़ी साइड डाल दें। हाँ, तो हम देखते हैं आगे। देखिए आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे एक कवि हुए थे जिनका नाम था कवि राजा श्यामल दास। क्या था? श्यामल दास। जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखना जिनकी पुस्तक का नाम था वीर विनोद। क्या था? वीर विनोद इनकी पुस्तक का नाम था। याद हो जाएगा। कवि श्यामल, कवि राजा की जो उपाधि थी श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। इस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार बात करें तो जो कुंभा था, कौन? कुंभा, राणा कुंभा। वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कितने दुर्ग बनाए? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसका? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार राणा कुंभा को इसका श्रेय जाता है। बात करेंगे राणा कुंभा, इसके प्रमुख दुर्ग 84 में से 32 दुर्ग बनाए, जिनमें हम प्रमुख दुर्गों के बारे में
बात करेंगे कौन कौन से दुर्ग इन्होंने बनवाने का काम किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो इसको मेवाड़ की संकटकालीन क्या कहते हैं? राजधानी। क्या कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहते हैं। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। कौन था? मंडन था। हाँ, एक बात और याद आ गई, कुंभलगढ़ का वास्तुकार आया है तो मैं एक और भी वास्तुकार बता दूं, बताना भूल गया था, सॉरी। विजय स्तंभ का वास्तुकार। विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे जेता, कुंपा, पौमा और नापा। ये क्या थे? ये इनके वास्तुकार थे। कुंभलगढ़ की दुर्ग के वास्तुकार कौन था? मंडन था। याद हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। यानी जब भी मेवाड़ पर संकट आती, संकट मंडराते, तो संकट के समय जो मेवाड़ के राजा थे वो कहाँ जाते? मेवाड़ के राजा थे वो कुंभलगढ़ जाने का काम करते। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में है। इसको मेवाड़ और मारवाड़, किसका? मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहते हैं। सीमा प्रहरी यानी पहरा देने का काम करता है। क्या करता है? रक्षा करने का काम करता है। चौकीदारी करने का काम कौन करता है? कुंभलगढ़ दुर्ग करता है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का। याद हो गया? मेवाड़ की आंख भी इसी को कहते हैं। मेवाड़ की आंख, यानी आंख का काम क्या है? निगरानी रखना, देखना। तो उसी प्रकार मेवाड़ में जो बाहरी आक्रमणकारी है, उन आक्रमणकारियों से सुरक्षा रखने का काम, उनको आक्रमणकारियों को देखने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना, ये कुंभलगढ़ दुर्ग करता है। याद हो जाएगा? हाँ। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक और है जो सबसे ऊपरी स्थान था, वो था कटारगढ़। कौन सा था? सबसे ऊपरी स्थान। सबसे ऊपरी स्थान कौन सा था? तो ध्यान रखना, कटारगढ़। कौन सा? कटारगढ़। ये कटारगढ़ याद रखना, कुंभा था ना, कुंभा का निजी आवास था। मतलब निजी यानी प्राइवेट आवास हो, निजी आवास। यानी यहाँ सिर्फ कुंभा और उसके जो कुंभा थे जाने का काम वही करते, बाकी यहाँ जाने का काम कोई नहीं करता। ये निजी आवास था, निजी यानी प्राइवेट, और कोई नहीं जाने का। ठीक है। और कुंभलगढ़ परिस्थिति में जो लिखा, कुंभलगढ़ परिस्थिति मैंने आपको पहले भी बता दी कि कुंभलगढ़ परिस्थिति किसने लिखी? तो कुंभलगढ़ परिस्थिति अत्रि और महेश ने लिखी। जिस कुंभलगढ़ परिस्थिति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया। किसका? धर्म व पवित्रता का अवतार बताया गया। किसको? धर्म व पवित्रता का अवतार किसको बताया है? कुंभा को बताया गया है। तो ये बात हो गई। इसके आगे की बात हम और करते हैं। देखिए, तो आगे देखो, 2 नंबर हम दुर्ग कौन सा देखेंगे? तो 2 नंबर हम अचलगढ़ देखेंगे। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ध्यान रखना, सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही है, जिसका 1453 में क्या करवाया? 1453 में पुनर्निर्माण करवाया। क्या कराया? पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण करवाने का काम कुंभा ने किया अचलगढ़ दुर्ग
याद रखना 1453 में हमने एक और चीज पढ़ी थी, कुंभा की जो पहली क्लास ली उसमें जाकर देखना, जिसमें हमने पढ़ा था 1453 में आवड़ और बावड़ की संधि। किसका? आवड़ और बावड़ की संधि किस किसके मध्य? हंसाबाई के सहयोग से राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य आवड़ और बावड़ की संधि हुई थी, हमने देखा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस दुर्ग के बाद कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया। एक नंबर हमने कुंभलगढ़ देखा, 2 नंबर हमने अचलगढ़ देखा, अब 3 नंबर हम देखते हैं मचान दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मचान दुर्ग देखते हैं। यह दुर्ग भी कहाँ बनाया? यह दुर्ग भी सिरोही में बनाया। कहाँ बनाया? सिरोही में बनाया। इसको बस ध्यान रखना, यह दुर्ग क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस दुर्ग का उद्देश्य यह था कि मेर जाति थी, उन मेरों के आक्रमणों को कम करना, आक्रमणों को कम करना या उन पर नियंत्रण स्थापित करना, या उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया सिरोही में। 4 नंबर हम देखेंगे बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा? बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे। ये भी कहाँ है? ये भी सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में है। आगे देखते हैं। देखो आगे देखिए, हम 5 नंबर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, वो भोमड़। कौन सा दुर्ग? भोमड़ दुर्ग। ये इन्होंने भीलों को नियंत्रित करने के लिए बनाया। किनको? भीलों को नियंत्रित या भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया। ठीक है, ये बनाया उदयपुर में बनाया। भील आए तो उदयपुर में ज्यादा है। बोमट छतराया, बोमट, भील, बोमट आंदोलन भी पढ़ेंगे आप, भील बोमट आंदोलन। उदयपुर कहाँ बनाया? उदयपुर में बनाया। इसके बाद हम देखते हैं मंदिरों में, तो इन्होंने कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया। किनका? कुंभ स्वामी मंदिर। किसका? कुंभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर कहाँ बनवाए? तो ध्यान रखना, एक तो चित्तौड़गढ़ में बनाए। कहाँ? एक तो चित्तौड़गढ़ में, दूसरा कुंभलगढ़ में। कहाँ? दूसरा बनाया कुंभलगढ़ में, और तीसरा इन्होंने कहाँ? तीसरा अचलगढ़ में बनाया है। ठीक है, कौन सा मंदिर? कुंभ स्वामी का मंदिर। इसको विष्णु भगवान का मंदिर कहते हैं। विष्णु भगवान का मंदिर। किसका? विष्णु भगवान का मंदिर। आगे हम देखते हैं, इन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर। क्या नाम है? श्रृंगार चौरी मंदिर। देखो क्या नाम है? श्रृंगार चौरी मंदिर। इसको शांतिनाथ कहते हैं। किस? शांतिनाथ जैन मंदिर भी है। इसको शांतिनाथ जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना, कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था। क्या था? कोषाध्यक्ष, यानी कोषाध्यक्ष कोष की देख रेख करता था, यानी वो सारी संपत्तियों का लेखा जोखा देख रेख करने वाला। तो कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था वेला भंडारी। क्या नाम था? वेला भंडारी। तो वेला भंडारी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। क्लियर है? ठीक। इसके बाद देखते हैं रणकपुर पाली। कहाँ है? रणकपुर पाली जैन मंदिर। रणकपुर पाली जैन मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1439 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1439 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया?
कि ध्यान रखना एक जैन व्यापारी था। कौन था? जैन व्यापारी था, जिसका नाम क्या था? धर्णक्षा। क्या नाम था? धर्णक्षा। मैंने एक बात और पहले आपको बताई थी कि एक जैन व्यापारी और था जिसका नाम था जीजा शाह बगेरवाल। उसने किसका निर्माण करवाया? तो ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया बच्चों। ध्यान रखना, रणकपुर पाली में जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया धर्णक्षा। एक जैन व्यापारी था धर्णक्षा, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया। इन्होंने इसके बाद हम इस रणकपुर के बारे में और देखें तो ध्यान रखना, इसमें 1444 खंबे हैं। क्या है? 1444 खंबे हैं। ध्यान रखना, इसके बाद की बात करें तो इसमें चौमुख चौमुख मंदिर है। चौमुख यानी चारों तरफ मुख वाले मंदिर भी है। ध्यान रखना, इसमें भगवान आदिनाथ का क्या है? भगवान आदिनाथ का मंदिर है। ध्यान रखना, 1444 खंबे होने के कारण इनको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभों का या स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। इसका वास्तुकार कौन था? तो रणकपुर का वास्तुकार कौन था टाबरों? ध्यान रखना, रणकपुर का वास्तुकार दीपाक था। क्या नाम था? दीपाक नाम का व्यक्ति था जो इसका वास्तुकार था। तो हमने राणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में हमने पूरी जानकारी दी आपको। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मिसप्रिंट है तो आप हमें तक अवगत करवाएं, हम तक जरूर बताएं। हमने जितना हमारे पास ज्ञान कोश था वो हमने आपको देने की कोशिश की। इसके बाद हमने स्थापत्य कला पढ़ी। स्थापत्य कला के बाद हम राणा कुंभा के कल साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और उनके बाद हम राणा कुंभा की आखिरी क्लास होगी जिसमें हम राणा कुंभा के साहित्य प्लस राणा कुंभा की जो उपलब्धियां थी, वो उपाधियों के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपसे विनती है कि जिन्होंने भी SBN एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार इस चैनल पर जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।